गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। सो स्टूडेंट्स, कोविड-19 के सेकेंड फेज़ की वजह से हम लोगों ने अपनी क्लासेस को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया था, बट वापस से उसी जज्बे के साथ हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आप भी उसी जज्बे के साथ ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। So on this happy note, we are again starting chapter number 3, The Sultans of Delhi. This is your assistive book. I hope you all have purchased this book. On April month, we have done 2 chapters regarding this portion, especially from history portion, and those chapters were Tracing Changes in the Medieval Period, chapter number 1st, and the chapter number 2nd is New Kings and Kingdoms. We have done these 2 chapters, and we have also started our chapter number 3, which we are again revising in this class also. So chapter number 3 is the Sultans of Delhi, as you can see here. So let's start. First of all, we'll revise all the things which we have done in the previous class, and then we are going to start our next dynasty. So here is the next slide, the Sultans of Delhi. So दिल्ली के सुल्तान पीरियड या दिल्ली के सल्तनत पीरियड को, जो कि आपका टाइम पीरियड बुक के अंदर मेंशन्ड है 1206 to 1526, इस टाइम पीरियड को मेजर 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एज यू कैन सी हियर. Early Turkish ruler, Khalji dynasty, तुगलक डायनेस्टी, देन सईद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी. मतलब जो टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक का है, उस टाइम पीरियड में इन 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया था. टाइम पीरियड आपके बुक के अंदर, इस टेबल के अंदर मेंशन्ड है. आप सभी के पास ये बुक होगी, तो यहाँ पर एक पूरी टेबल दी गई है जिसमें इन सभी रूलर्स के नाम दिए गए हैं, इनके टाइम पीरियड दिए गए हैं. हम लोगों ने अप्रैल मंथ में हम लोगों ने कुछ रूलर्स कर लिए थे. जैसे हम लोगों ने अर्ली तुर्किश रूलर कर लिया था, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक आ रहे हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आ रहे हैं, रज़िया सुल्तान आ रही हैं, गियासुद्दीन बलबन आ रहे हैं. हम लोगों ने ये चारों के चारों रूलर्स की डिटेल्स कर ली थी. इसके साथ ही साथ हम लोग आज खलजी डायनेस्टी को भी कंप्लीट कर चुके थे उन दिनों में ही, अप्रैल मंथ में ही. जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी डिटेल के साथ हम लोगों ने इन दोनों, और उसके ऊपर हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी को भी कंप्लीट कर लिया था. And now in today's class we are going to cover Tughlaq dynasty. Not cover, but we are going to start with this dynasty, and which is, it has been mainly divided into three major rulers: Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. So first of all, let's start with the very first ruler of Tughlaq dynasty, and that was Ghiyasuddin Tughlaq. So here is the time period of Tughlaq dynasty: 1320 AD. 1320 AD means Anno Domini. Okay, 0 degree, 0 degree नहीं, 0. So जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हम लोग अगर 0 को डिनोट कर रहे हैं, तो इससे पहले जितने भी इंसिडेंट हुए हैं उसे हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट के नाम से डिनोट करेंगे, एंड इसके बाद के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसे हम AD के नाम से डिनोट करेंगे, मीन्स एनो डोमिनी. तो ये टाइम पीरियड क्या है? एनो डोमिनी वाला है, मीन्स AD वाला है. सो 1320 to 1414 AD जो टाइम पीरियड है वो तुगलक डायनेस्टी का था, सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक का नहीं था. ओके, सो नाउ द वेरी फर्स्ट रूलर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 24 फॉर दैट. 24 अगर आप पेज ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा तुगलक डायनेस्टी हियर. नाउ द वेरी फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज गियासुद्दीन तुगलक. इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर लिखा है गियासुद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. सबसे पहले रूलर थे. यहाँ पर उनकी पिक्चर भी इंसर्ट की गई है, ये इंटरनेट से ली गई पिक्चर है, दैट्स व्हाई. नाउ ही वॉज केपेबल मिलिट्री कमांडर. वो बहुत ही अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, और उन्होंने बहुत सारे जो वॉर्स थे, रिबेलियंस उनके खिलाफ जो हुए, उसे दबाया और अपने एम्पायर को एक्सपैंड करते गए थे. नाउ अगर हम बात करें उनके अदर वर्क्स की, सो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करते हैं, हम लोगों ने गियासुद्दीन तुगलक की बात कर ली, फर्स्ट रूलर थे. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी रिबेलियन को सप्रेस किया और अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया. उसके बाद नेक्स्ट रूलर जो आते हैं वो है मोहम्मद बिन तुगलक की. जो फोटो है वो मोहम्मद बिन तुगलक की नहीं है. नाउ ही वॉज सक्सीडेड, मतलब अब जो नेक्स्ट रूलर है उसके बाद कौन बनेंगे? गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि उनके बेटे थे. गियासुद्दीन तुगलक के बेटे कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जो हमारे सेकेंड रूलर है.
He was succeeded by his father ग्यासुद्दीन तुगलक, लर्न मेनी डीप नॉलेज, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, उन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज थी किसकी, लॉजिक की, मैथमेटिक्स की, मेडिसिन की, मतलब अधिकतर चीज़ों की उन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज थी। और उन्हें लैंग्वेजेस भी आती थी, जैसे पर्शियन, अरबिक, टर्किश एंड संस्कृत भी उन्हें आती थी। सो हम कह सकते हैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन थे ये। अब किसी भी राजा के बारे में अगर हमें नॉलेज लेनी हो तो हमें कोई सोर्सेस चाहिए होते हैं। मान लिया कि अकबर की कोई बुक है, अकबर की कोई बुक किसी ने लिखी है उनके बारे में, या फिर अगर उनकी बायोग्राफी हुई या फिर ऑटोबायोग्राफी हुई, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी उस बुक के ज़रिए, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो वहाँ पर इंसान रहे हैं या फिर खुद अकबर ने ही अपनी उस बुक को लिखा है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बारे में, उस टाइम पीरियड के बारे में कि कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया था, कैसे उन्होंने आगे आगे के अदर वर्क्स किए थे, मिलिट्री कैंपेन्स कहाँ कहाँ किए थे। तो हमें उस ज़माने की जो नॉलेज थी थ्रू बुक हमें मिल गई। अब यहाँ पर बात की जा रही है मेन सोर्सेस, हमें मोहम्मद बिन तुगलक के कामों की या कार्यों की मेन सोर्सेस कहाँ से मिलते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि उनके टाइम पीरियड में हुआ क्या था। So the main source of information about his period means Muhammad bin Tughlaq's period, are the records of a Moroccan traveler. अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, वहाँ से एक ट्रैवलर, मतलब एक घुमंतु प्रकार का इंसान थे, जिनकी फ़ोटो मैंने इंसर्ट की, इब्न बतूता नाम था उनका, ये रहा नाम उनका, इब्न बतूता। उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग देश में जाकर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसी के दौरान वो इंडिया में आए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि इब्न बतूता इंडिया में कौन से रूलर के टाइम पीरियड में आए। सो द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसे डिनोट कर सकते हैं, तुगलक टी एंड बतूता, इसमें तो बहुत सारे 3 टी आ रहे हैं, सो दैट्स वाई। एक क्वेश्चन है, इब्न बतूता केम इंडिया इन विच रूलर्स टाइम पीरियड, दैट the answer was is Muhammad bin Tughlaq. Okay, so Moroccan traveler Ibn Battuta lived in court of मोहम्मद बिन तुगलक, और ये मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में, मतलब अगर हम बोले सभा में या उनके दरबार में बहुत साल तक रहे। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, टेल्स अस किंग वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट आइडियाज़। उनकी नज़र से अगर हम बोलें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, बहुत ज़्यादा ग्रेट आइडियाज़ थे, एम्बिशियस स्कीम्स उन्होंने सोच रखी थी, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। यहाँ पर एक तरीके से लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, हाउएवर डिडंट इम्प्लीमेंट हिज आइडियाज़ देयरफॉर प्लान्स फेल्ड। आइडियाज़ तो उनके अंदर बहुत सारे थे, वो बहुत अच्छी सोच रखते थे, बट जैसा वो सोचते थे ना वैसा हो नहीं पाता था, इस वजह से उनके आइडियाज़ जो थे वो फेल हो जाते थे। तो ये है थॉट प्रोसेस इब्न बतूता की। नाउ द नेक्स्ट, ट्रांसफ़र हिज कैपिटल। अब देखिए, अभी इब्न बतूता ने बोला कि बहुत सारे ऐसे काम किए मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते थे, एम्बिशियस थे उनके जो वर्क थे, बट कभी कभी ऐसा हो जाता था कि प्लान फेल हो जाते थे। उसका एक एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक के अंदर भी इंसर्टेड है। सो पहले तो ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू ट्रांसफ़र हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। उन्होंने क्या सोचा कि अपनी जो हम बोले कैपिटल है उसको दिल्ली से यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं देवगिरी। यहाँ पर 2 हैं, ये रही दिल्ली और ये रही देवगिरी। आपकी बुक के अंदर भी है ये डायग्राम, एज यू कैन सी इन पेज नंबर 25, पेज नंबर 25। ना सोचा उन्होंने कि अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी में ट्रांसफ़र किया जाए। इसके 2 रीज़न्स थे। पहला था कि उन्होंने सोचा इट वुड बी बेटर टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द एम्पायर फ्रॉम देवगिरी, एंड वो एक तरीके से बाहर से आने वाले जो आक्रमणकारी होते हैं, इन्वेडर्स होते हैं, उनसे भी थोड़ा बहुत डरे हुए थे, डरे हुए नहीं कह सकते, अपने आप को सेफ रखना चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मंगोल्स कॉन्स्टेंटली थ्रेटेंड दिल्ली। मंगोल्स आते थे और यहाँ पर बहुत हमले कर जाते थे, इस वजह से दौलताबाद में भी ऐसी प्रॉब्लम थी। दैट्स वाई उन्होंने इन 2 रीजन्स की वजह से अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था देवगिरी के लिए। नाउ अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया अपनी सारी की सारी पॉपुलेशन को कि आपको क्या करना है, आपको दिल्ली से अपने आप को देवगिरी तक चलना है। मतलब बहुत लंबा रास्ता था, लोगों ने ट्रैवल किया एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद मतलब लोगों को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बीच में डेथ हो गई थी। तो ये जो फैसला था ना उनका, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। तो उन्हें इसका सून रियलाइजेशन हुआ
अब कैसे रियलाइजेशन हुआ, जनता तो दुखी थी ही, उसके साथ वो खुद भी दुखी इसलिए हो गए क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया उनके लिए चेक नॉर्दर्न फ्रंटियर को। आप इतना नीचे, मतलब एक तरीके से मिड इंडिया में रहकर आप नॉर्दर्न फ्रंटियर को चेक तो कर नहीं सकते, ये मुश्किल हो गई, यहाँ पर मुश्किल हो गई। यहाँ दिल्ली में रहकर आप नॉर्दर्न फ्रंटियर को अच्छे से चेक कर सकते थे क्योंकि आप नियर बाय थे, दैट्स वाई। यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्दर्न फ्रंटियर को फ्रॉम दौलताबाद अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने लोगों को बोला कि चलिए वापस दिल्ली की तरफ चलते। तो लोगों ने बोला कि ये कैसा डिसीजन है, आपने दिल्ली से हमें नीचे बुलाया, मतलब दिल्ली से हमें देवगिरी बुलाया, फिर उसके बाद क्या किया आपने, वापस से देवगिरी से आप दिल्ली की तरफ शिफ्ट करवा रहे थे, ये मजाक थोड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना इज़ नॉट अ जोक। सो दैट्स वाई, इस वजह से उनका ये जो फैसला था एक तरीके से फेलियर साबित होता है। और टैक्सेशन उन्होंने दोआब में लगाया। अब देखते हैं टैक्सेशन इन दोआब का टॉपिक क्या है ना। टैक्सेशन इन दोआब, दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे हम दोआब बोलते हैं। जैसे जो पंजाब की पंचनद नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, उनमें भी दोआब है। तो यहाँ पर बात की जा रही है उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया दोआब के अंदर। यहाँ देखते हैं इनकी डिटेल के साथ। दिस टॉपिक इज ऑन आई थिंक पेज नंबर 26. So now you have to open page number 26. We have done the previous topic. ना टैक्सेशन लगाया उन्होंने दोआब में इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन। अपने भंडार या फिर अगर हम बोले अपनी रेवेन्यू को ज़्यादा बड़ा करने के लिए, उसमें कलेक्शंस करने के लिए उन्होंने वहाँ की पीजेंट्स पे, वहाँ के किसानों पर, दोआब वाले किसानों पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब क्योंकि उन लोगों ने फेमाइन देखा है, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से यहाँ इतनी अच्छी एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, सूखा पड़ रहा है, इस वजह से वहाँ के लोग टैक्स नहीं दे पा रहे। दैट्स वाई, इस वजह से लोगों के मन में एक गलत भावना आ गई कि एक तो वैसे ही यहाँ पर फेमाइन है एंड आफ्टर दैट आप और टैक्स लेना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, दोआब वॉज फेसिंग अ सीवियर फेमाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड टू रेज टैक्सेस एट सच टाइम। इस हालात में, ऐसे टाइम पर आप टैक्स कलेक्ट करो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो पीजेंट्स थे वो भी एक तरीके से बहुत नाराज़ हो गए इस बात से। इसके बाद क्या होता है, वापस से उन्हें अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, वो एक बार गलत फैसला था। उसके बाद दूसरा उन्होंने टैक्सेशन किया दोआब में, वो भी एक तरीके से गलत फैसला था, वो भी उन्हें वापस लेना पड़ा। तीसरा का यहाँ पर क्या काम हो रहा है, ही इंट्रोड्यूस टोकन कॉइन्स इन ब्रास एंड कॉपर। उन्होंने दो तरीके के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर मेंशन्ड है टोकन और ब्रास के कॉइन्स को। अब आगे क्या होता है, कॉपर और ब्रास की जो करेंसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कुड बी एक्सचेंज फॉर सिल्वर कॉइन्स एट एनी टाइम फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। तो ये जो दो कॉइन्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे उसको जो राजा के खजाने में से सिल्वर कॉइन्स थे उनमें से एक्सचेंज किया जा सकता था। पर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, जो लोग होते हैं इन कॉइन्स को अपने घर में ही बनाना स्टार्ट कर देते, मतलब एक तरीके से फ्रॉडरी स्टार्ट हो जाती है, धोखाधड़ी होने लग जाती है इस राज्य के अंदर। अब बाहर से जो ट्रैवलर इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो इन फ्रॉड यानी ये जो धोखाधड़ी वाले कॉइन्स तो लेंगे नहीं, उन्हें क्या चाहिए, सिल्वर कॉइन्स चाहिए। तो क्या हो रहा था, धीरे धीरे जो राजा है उसका खजाना है वो खाली होता जा रहा था। यहाँ पर लिखा है कॉपर एंड ब्रास हैज सेम वैल्यू एज अ सिल्वर टका, ठीक है। तो इन दो अगर हम बोले इन दो कॉइन्स की सेम वैल्यू थी सिल्वर कॉइन्स के जरिए, सिल्वर कॉइन्स की जितनी थी। बट क्या हुआ, यहाँ पर फ्रॉडरी होने लगी और राजा इसको रोकने में असमर्थ रहा। पीपल स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स, उनकी कॉपी बनाने लग गए थे वो, जिस वजह से जो खजाना था वो खाली हो गया एक्सचेंज होने की वजह से। ये फैसला भी उनका एक तरीके से हम कह सकते हैं फेलियर मान सकते हैं उनके लिए ना। खुरासान एक्सपीडिशन, ये एक जगह है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो अपने एम्पायर को एक्सपांड करने के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वहाँ जाकर हम लोग वॉर करेंगे। बड़ी सी आर्मी लेके गए, बहुत सारे अमाउंट ऑफ मनी उस पर स्पेंड किया, इक्विप्ड वेपन लेके गए, बट उसके बाद क्या होता है, हार जाते हैं और उनकी आर्मी को वापस आना पड़ता है। इस वजह से ये जो एक्सपीडिशन है वो भी फेलियर हो जाता है। अब इन सभी अनपॉपुलर स्कीम्स, मतलब अगर हम बोले फेलियर स्कीम्स की वजह से जो तुगलक हैं वो धीरे धीरे अनपॉपुलर होते जा रहे हैं। एक तुगलकी फरमान नाम की हम एक तरीके से बोलते हैं, अगर किसी ने बहुत ही बेतुका बयान या फिर बेतुकी बात कह दी या बेतुका रूल इस्टेब्लिश कर दे तो बोलते हैं क्या तुगलकी फरमान है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे एकदम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं उसका करने का। तो इस तरीके के हालात हो गए थे।
तो तुगलक बिकेम अनपॉपुलर। उसकी स्कीम्स की वजह से उन्होंने अपने लोगों का, नोबल्स का एंड उलेमास का ट्रस्ट भी खो दिया था। रिवोल्ट होते गए, रिवोल्ट में बंगाल, गुजरात, वारंगल, यहाँ से वो हारते गए अपनी सल्तनत को। एंड उसके बाद सुल्तान धीरे धीरे अपनी पावर को खोते जा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट उनकी बीमारी से 1357 में डेथ हो जाती है। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव डन two rulers, which was Tughlaq dynasty, the time period 1320 to 1414. Ghiyasuddin Tughlaq, first ruler of Tughlaq dynasty, military commander थे, अच्छी command थी उनकी. After that, the second ruler who was succeeded by his father Ghiyasuddin Tughlaq, and the name of that ruler was Muhammad bin Tughlaq. बहुत ज़्यादा अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे। और इनके टाइम पीरियड में इब्न बतूता, जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर, इंडिया आते हैं और उनके टाइम पीरियड के बारे में हमें इनकी तरफ से पता चलता है। बट उन्होंने ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल्स एंड टैक्सेशन इन दुआब, इंट्रोडक्शन इन टोकन करेंसी, खुरासन एक्सपीडिशन, ऐसे कुछ काम किए थे, जिसकी वजह से उनके अगर हम बोले उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई, क्योंकि ये सारी के सारी जो स्कीम्स थी एक तरीके से फेलियर हो चुकी थी। So that's it for today's class. In the next class, we will complete this Tughlaq dynasty by completing Firoz Shah Tughlaq. Thank you.